नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से कि जो लाइव क्लास का मैंने आपको प्रॉमिस किया था वो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से और कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मैं उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाया। बट एज सुन एज पॉसिबल आई विल ट्राई टू फिक्स द प्रॉब्लम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपने घर में सेल्फ आइसोलेटेड होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। और आज का जो लेक्चर है उस लेक्चर में मैं बात करूंगा एनवायरनमेंट की बेसिक टेंडेंसी के बारे में, कि एनवायरनमेंट जो है वो कैसे हमारे एग्ज़ाम में के लिए महत्वपूर्ण है। अभी जो करंट का सिचुएशन चल रहा है उस सिचुएशन के हिसाब से अगर मैं आपसे कहना चाहूँ तो करंट का सिचुएशन ये है कि ऑफलाइन क्लासेस को कंडक्ट करा पाना एक दूर की कौड़ी लगती है, एक लंबा समय इसमें लगेगा ऑफलाइन एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में, ऑफलाइन क्लासेस को कंडक्ट कराने में, सॉरी। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसीज़ हैं उनके द्वारा भी जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है उनका कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर स्मूथ रहें तो मे बी एग्ज़ाम पॉसिबल है, हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि एक विद्यार्थी होने के नाते आप पे ड्यूटी बनता है, आप पे एक कर्तव्य है कि आप लगातार पढ़ाई में एंगेज रहें। और जो टाइम हमें मिला है अभी, वो टाइम हम चाहकर भी इस सिचुएशन वाला टाइम कभी नहीं ला पाते। इस पर्टिकुलर टाइम में आपको खुद को जानने का मौका मिलेगा, आप अपनी फैमिली के साथ बेटर टाइम स्पेंड कर पाएंगे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि आप पढ़ाई कर पाएंगे बहुत बेहतर तरीके से। बहुत जल्दी मैं लाइव क्लास का जो सेशन है हमारा, जो रिमेनिंग कोर्सेज के रिगार्डिंग मैं लाने वाला हूँ। जैसे ये टेक्निकल प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी हम लोग डेली बेसिस पर लाइव क्लास करेंगे। इस वीडियो में मैं बस आपको केवल कुछ टर्म्स के बारे में बताऊंगा, कुछ ब्रीफ करूंगा कुछ टर्म्स के बारे में, जिससे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो पाए एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के बारे में। आप लोग देखिए कि एनवायरनमेंट और इकोलॉजी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो प्रीलिम्स को ले लो आप, चाहे वो मेंस को ले लो। पहले प्रीलिम्स का शेड्यूल जो था, पहले प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस का नेचर था, उसमें ज्योग्राफी का काफ़ी बड़ा रोल हुआ करता था। बट अगर आप एग्जामिनेशन पेपर जो है अगर आप उसको रिव्यू करोगे आफ्टर 2012 तो आप पाओगे कि ज्योग्राफी का जो रेंज है, ज्योग्राफी का जो महत्व है वो धीमे धीमे कम हो रहा है और एनवायरनमेंट का जो महत्व है वो धीमे धीमे बढ़ रहा है। रीज़न उसका ये है कि ह्यूमन ने अपनी एक्टिविटीज़ के द्वारा अपने सामने एक ऐसा संकट पैदा कर लिया है कि प्रकृति जो है वो एक टाइप से डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है। या फिर मैं अगर ये बोलूं कि मानव की महत्वाकांक्षा
प्रकृति को लगातार क्षरण कर रही है, पर्यावरण का लगातार क्षरण कर रही है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आगे आने वाले सालों में भी पर्यावरण आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा उतना ही जितना आज है, और ये भी हो सकता है कि आगे आने वाले समय में ये ज्यादा महत्वपूर्ण भी रहे। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के अगर मैं सिलेबस की बात करूं, नेचर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, तो ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो करंट अफेयर से लिंक है। करंट अफेयर्स के बहुत सारे फैक्टर्स इसमें कोरिलेटेड हैं, और एग्जाम में भी बेसिक कॉन्सेप्ट से मिलाकर करंट अफेयर से सवाल पूछा जाता है। हर चैप्टर के बाद मैं आपको एमसीक्यूज भी कराऊंगा, और उन एमसीक्यूज को देखने के बाद आपको ये महसूस होगा कि केवल और केवल एक पर्टिकुलर सोर्स को पढ़ के हम एनवायरनमेंट को कंप्लीट नहीं कर सकते जब तक हम उसको करंट से लिंक ना करें। ठीक है, जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, इस क्लास को, या जो देखेंगे इसको, तो मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर डिक्टेशन जो है वो हिंदी में ही करूँ, और ये जो आपके सामने स्लाइड दिख रही है, उस स्लाइड को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके नोट्स आपको जो ग्रुप मैंने बनाया है उस ग्रुप में भी आपको मिलेगा, प्रोवाइड करूँगा उस ग्रुप। तो फिर हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टर्म आपको यहाँ पर लिखा दिख रहा है वो टर्म है बायोस्फीयर। ठीक है, मतलब बायोस्फीयर क्या होता है? अगर मैं बायोस्फीयर को बोलूं तो बायोस्फीयर का मतलब क्या है? जैवमंडल। अब जैवमंडल क्या है? जैवमंडल को अगर आपको कंसिडर करना हो तो जैवमंडल जो है, बायोस्फीयर जो है, वो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का एक ऐसा कंबाइंड पार्ट है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। या फिर अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर, और ये हाइड्रोस्फीयर है, जलमंडल, और इसी से मिलता जुलता एक टर्म और ले लेते हैं, ये आपका लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर का मतलब क्या हुआ? स्थल मंडल आप लोग जानते हैं। इन तीनों का कंबाइंड मिला के एक ऐसा पार्ट जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहां पर पेड़ पौधे, जीवधारी सारे के सारे सरवाइव करते हैं, ऐसा पार्ट जो है वो जैवमंडल कहलाता है। मतलब अगर मैं आपको इसको ये बोलूं कि जैवमंडल के अंतर्गत या बायोस्फीयर के अंतर्गत अर्थ पर लाइफ के जितने भी फॉर्म हैं, अर्थ पर लाइफ के फॉर्म का मतलब क्या है? चाहे वो टेरेस्ट्रियल पार्ट की बात करूं, स्थलीय भाग की बात करूं, और चाहे मैं एक्वेटिक पार्ट की बात करूं, मतलब जलीय क्षेत्र की बात करूं। और टेरेस्ट्रियल पार्ट में क्या आ जाएगा? टेरेस्ट्रियल पार्ट में अगर आपको देखेंगे तो टेरेस्ट्रियल पार्ट में फॉरेस्ट आ जाएगा, वन। टेरेस्ट्रियल पार्ट का ही पार्ट होगा ग्रासलैंड, घास के मैदान। टेरेस्ट्रियल पार्ट का ही पार्ट होगा डेजर्ट, मरुस्थल। और अगर हम जलीय तंत्रों की बात करें, एक्वेटिक पार्ट की बात करें, तो एक्वेटिक पार्ट में चाहे वो ओशियन हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो रिवर हो, और रिवर के साथ साथ चाहे वो
और भी कोई भी वाटर बॉडी हो, चाहे वो वेटलैंड्स हो, ये सारे के सारे एक्वेटिक इकोसिस्टम का पार्ट होंगे। एक्वेटिक पार्ट हम जिसकी बात कर रहे हैं। अब फॉरेस्ट भी क्या है, बायोस्फीयर, क्योंकि वहां पर भी प्लांट्स और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है प्लांट्स के साथ साथ दूसरे, वो वहां पर सस्टेन करते हैं, सरवाइव करते हैं। ग्रासलैंड में अलग टाइप के प्लांट्स और जीवधारी वगैरह जो हैं ऑर्गेनिज्म, वो सरवाइव करते हैं। डेजर्ट में भी एक अलग टाइप के जीवधारी और प्लांट्स वगैरह सरवाइव करेंगे। उसी टाइप से अगर आप एक्वेटिक पार्ट की बात करो तो एक्वेटिक पार्ट में भी सेम थिंग आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो ओशन की बात करें, चाहे रिवर की, चाहे सी की, चाहे दूसरी जो वाटर बॉडीज हैं पॉन्ड वगैरह, या फिर वेटलैंड्स की बात करें, नम भूमियों की बात करें। तो आप सामान्य भाषा में ये समझ सकते हैं कि जैव मंडल जो है वो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, मतलब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, इन तीनों का कंबाइंड एक ऐसा पार्ट है जहां पर प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग, यहाँ पर जहां पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, सस्टेन करते हैं, सरवाइव करते हैं। अब इस फिगर की अगर की तरफ आप देखोगे तो इस फिगर में लिख रखा है मैंने कि द एंटायर पार्ट ऑफ अर्थ्स लैंड, सॉइल, वाटर, एटमॉस्फेयर इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड कॉल्ड बायोस्फीयर, मतलब पृथ्वी का ऐसा पूरा भाग जो स्थल, मृदा, जल और वायुमंडल, मतलब इसका क्या हुआ, जहां पर जितने भी सजीव निवास करते हैं उसको हम बोलते हैं जैव मंडल। या फिर हम बोल सकते हैं कि द कंबाइंड एरिया लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर इज नोन एज बायोस्फीयर। तो इसमें एक टर्म आपको जोड़ना जरूरी है कि लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, सॉरी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के एक ऐसा पार्ट जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है उसे हम क्या बोलेंगे, जैव मंडल बोलेंगे। अब बायोस्फीयर में सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, ठीक है, सभी प्रकार के जैविक घटकों की बात हो रही है। और जब हम जैविक घटकों की बात कर रहे हैं तो जैविक घटकों के अंतर्गत, जैविक घटकों का मतलब क्या हुआ आपसे, मतलब जो भी सजीव, या फिर हम ये इनको बोल सकते हैं बायोटिक, या फिर दूसरी लैंग्वेज अगर मैं इसको बोलूं तो दूसरी लैंग्वेज में इसको बोल सकता हूं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो बायोस्फीयर में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म काम करेंगे, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ क्रियाएं करेंगे, अंतः क्रियाएं करेंगे, और उनके साथ साथ उनको सपोर्ट करने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में कुछ अबायोटिक कंपोनेंट भी काम करेंगे, कुछ अजैविक घटक भी काम करेंगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि सॉइल है, सॉइल कोई जैविक घटक तो है नहीं, कोई सजीव तो है नहीं, बट मृदा जो है, सॉइल जो है, वो जरूरी है किसके लिए, फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अब अगर प्लांट ही नहीं होगा तो आप समझो बकरी क्या खाएगी, ये भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भरता होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर। और जो सबसे इनिशियल लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं, हरे पेड़ पौधे बोलते हैं, पादप बोलते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं,
अपनी एनर्जी के लिए फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में किसका योगदान है? कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान है, वाटर का योगदान है। ठीक है, ये मेन एलिमेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस के। तो ये कोई सजीव घटक तो नहीं है ना, ये सारे के सारे हैं तो निर्जीव घटक। तो इन निर्जीव घटकों के द्वारा प्लांट्स क्या कर रहे हैं? एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और प्लांट्स के द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वही अगले ट्रॉफिक लेवल पर, अगले पोषण स्तर पर क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। और उस अगले पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर की ओर ट्रांसफर हो रही है। तो ये जैव मंडल का एक प्रारूप है। अब अगर हम जैव मंडल की बात करें तो जैव मंडल को दो प्रमुख भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैव मंडल जो है वो दो प्रमुख भागों में डिवाइडेड है। पहला जो पार्ट है इसका, तो पहला पार्ट है जिसको हम बोल रहे हैं टेरेस्ट्रियल बायोम सिस्टम। ठीक है, टेरेस्ट्रियल बायोम सिस्टम का मतलब क्या हुआ? स्थलीय। जैव क्षेत्र व्यवस्था, ये स्थलीय जैव क्षेत्र व्यवस्था है। और दूसरा है एक्वेटिक। तो एक्वेटिक का एक सीधा सीधा मतलब है जलीय। जैव क्षेत्र व्यवस्था, जलीय जैव क्षेत्र व्यवस्था दूसरा इसका पार्ट हो जाएगा। बायोम का मतलब, अब यहां पर इस जैव क्षेत्र का मतलब आप ऐसे समझिए कि हमने अभी पढ़ा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब जैव मंडल। तो हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर को मिलाकर एक ऐसा कंबाइंड पार्ट जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसको हम बायोस्फीयर बोल रहे हैं। और बायोस्फीयर का छोटा रूप है बायोम, जैव क्षेत्र। मतलब मान के चलो कि अगर मैं एक बायोस्फीयर की बात करूं, बायोस्फीयर तो पूरा सिस्टम है। और इस बायोस्फीयर में अगर मैंने देखा कि कहीं पर मुझे वन मिल रहे हैं, फॉरेस्ट मिल रहे हैं, कहीं पर मुझे ग्रासलैंड्स मिल रहे हैं, कहीं पर मुझे डेजर्ट मिल रहे हैं, मरुस्थल मिल रहे हैं, तो ये जो फॉरेस्ट है ये बायोम है, ये ग्रासलैंड है ये एक बायोम है, ये डेजर्ट है ये एक बायोम है। मतलब इसका क्या हुआ कि बायोस्फीयर के अलग अलग पार्ट जहां पर अलग अलग प्रकार के जीवधारी निवास करते हैं, वो उन जीवधारियों के लिए क्या हो जाएगा? जैव क्षेत्र हो जाएगा, बायोम हो जाएगा। इसीलिए हमने जो बायोस्फीयर है उसको जैव क्षेत्र के रूप में हमने देखा है। तो दो पार्ट इसके हमें मिले, पहला टेरेस्ट्रियल बायोम और दूसरा है एक्वेटिक बायोम सिस्टम। अब अगर आप टेरेस्ट्रियल बायोम सिस्टम की ओर जाएंगे, स्थलीय जैव क्षेत्र व्यवस्था की ओर जाएंगे, तो स्थलीय जैव क्षेत्र व्यवस्था में आपको 3 सब सिस्टम मिलेंगे, 3 उपक्षेत्र मिलेंगे इसके, या उप व्यवस्थाएं मिलेंगी। पहला क्या है? प्लांट। मतलब आप देखते होंगे कि चाहे वो फॉरेस्ट की बात कर लूं मैं, तो फॉरेस्ट में एक घटक तो प्लांट्स का होगा, पादप का होगा। दूसरा घटक किसका होगा? एनिमल्स का होगा। और तीसरा घटक क्या होगा? मृदा का होगा। मृदा घटक का या मृदा व्यवस्था का मतलब क्या है कि मृदा के अंदर पाए जाने वाले जो भी तत्व हैं वो सारे मृदा सिस्टम में आएंगे, मृदा व्यवस्था में आएंगे, सॉइल सिस्टम में आएंगे। मतलब इसका क्या हुआ? मृदा में क्या पाया जाता है? मृदा में खनिज पाए जाते हैं। तो वो खनिज किसका पार्ट है? वो सॉइल सिस्टम का पार्ट है। अब ये जो तीनों सब सिस्टम ऊपर लिखे हुए हैं, प्लांट, एनिमल एंड सॉइल, वो सारे एक दूसरे से क्या है? इंटीमेटली इंटर रिलेटेड है। ठीक है, अंतर संबंधित है एक दूसरे से साइक्लिक पाथवे में। साइक्लिक पाथवे मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे साइक्लिक पाथवे का मतलब है कि सपोज करो आप कि ये एक प्लांट है और प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? सॉइल चाहिए, मिट्टी, मृदा। और मृदा में जो मिनरल्स वगैरह होंगे वही तो प्लांट को ग्रो करने में मदद करेंगे। और प्लांट किस पर डिपेंडेंट है?
एनर्जी के लिए सोलर रेडिएशन, और इस सोलर रेडिएशन की प्रेजेंस में या उसकी हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर H2O को कोऑर्डिनेट करके क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, जिससे प्लांट्स क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाने वाले, मेक देयर ओन फूड। और प्लांट्स पर अगर हम डिपेंडेंसी देखें तो मैंने लिख दिया बकरी, गोट, और गोट के बाद मैंने लिख दिया लाइन। तो ये शेर है, ये बकरी है और ये प्लांट है। ये तीनों क्या है, टेरेस्ट्रियल बायोम का पार्ट है, और ये तीनों साइक्लिकल जो प्रोसेस है उसमें तीनों ही इंटर रिलेटेड है। कैसे? प्लांट्स पर डिपेंडेंसी है गोट की, और गोट पर डिपेंडेंसी है किसकी, लाइन की। और यहाँ पर क्या है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल की। मतलब मैं अगर इसको बोलूँ फर्स्ट है ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर की ओर क्या जा रहा है, ऊर्जा जा रहा है, ऊर्जा का प्रवाह है। अब देखोगे कि जब हम इकोसिस्टम की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, हमेशा एक रेखीय होता है। एक रेखीय का मतलब क्या है कि ऑलवेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, हमेशा उत्पादक से उपभोक्ता की ओर जाएगा ऊर्जा का प्रवाह, कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता, कभी कंज्यूमर से प्रोड्यूसर की ओर नहीं जा सकता। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि प्लांट को अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो तो वो गॉड से नहीं ले सकते, या फिर गोट को अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो वो लाइन से नहीं ले सकते। इसीलिए एक रेखीय होगा ऊर्जा का प्रवाह। ठीक है। दूसरा जो पार्ट है इसका वो है एक्वेटिक इकोसिस्टम, सॉरी एक्वेटिक बायोम सिस्टम, मतलब जलीय जैव क्षेत्र व्यवस्था। और इस जलीय जैव क्षेत्र व्यवस्था में क्या आएगा, इस जलीय जैव क्षेत्र व्यवस्था में 3 सब सिस्टम होंगे, जैसे हमने देखा स्थलीय जैव क्षेत्र व्यवस्था में, उसी टाइप से जलीय जैव क्षेत्र व्यवस्था में भी 3 पार्ट होंगे इसके। और वो 3 पार्ट क्या है, पहला है प्लांट सिस्टम। देखो पादप तो जल में भी होंगे और स्थल में भी होंगे, दोनों जगह। जलीय पादप बोलते हैं उनको, और जो स्थल में होते हैं उनको स्थलीय पादप बोलते हैं। दूसरा है एनिमल, एनिमल टेरेस्ट्रियल बायोम में भी होंगे और एक्वेटिक बायोम में भी होंगे। ठीक है। यहाँ पर क्या है कि सॉइल में मिनरल्स वगैरह होते हैं, और यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, पोषक तत्वों की बात करते हैं। इन पोषक तत्वों के द्वारा, या फिर हम ये बोलें कि जल में उपस्थित पोषक तत्वों के द्वारा जो जलीय पादप हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो ये इसका कंपोजिशन हो गया। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम, सॉरी एक्वेटिक बायोम सिस्टम जो है उसके 3 सब सिस्टम है जो हमने बात की इसके ऊपर। और ये भी तीनों सब सिस्टम एक दूसरे से क्या है, कोरिलेटेड, इंटर रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे भी ऊर्जा का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है। और वो फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा, जैसे मैं बात कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। और जो मानव है वो अपनी आवश्यकताओं के लिए, और मानव की आवश्यकताएं क्या है, उसके बेसिक नीड है रोटी कपड़ा मकान, फूड है, ड्रग है, औषधियाँ दवाइयाँ वगैरह, कपड़े हैं, हाउसिंग है, पेपर है, टूरिज्म है। इन सारी चीज़ों के लिए किस पर डिपेंड रहता है, बायोस्फीयर पर। आप कल्पना कीजिए कि अगर बायोस्फीयर नहीं होता तो मानव का अस्तित्व संभव होता, मानव का अस्तित्व भी संभव नहीं होता। ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो टर्म है हमारा, इकोलॉजी। इकोलॉजी को पारिस्थितिकी बोलते हैं, कुछ जगह इसको
परिस्थिति विज्ञान भी कहा जाता है। समझते हैं इकोलॉजी क्या होती है। बायोस्फीयर, उम्मीद है आपको समझ आ गया हो कि अगर मैं बायोस्फीयर की बात करूं तो बायोस्फीयर क्या है आप लोगों को अच्छे से पता हो जाना चाहिए कि वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल का कंबाइंड ऐसा पार्ट जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है या फिर जहां पर जीवन संभव है या जहां पर जीवधारी सरवाइव करते हैं, वो पार्ट क्या है? बायोस्फीयर। पारिस्थितिकी की अगर हम बात करें तो पारिस्थितिकी क्या है? तो इकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट एंड विद ईच अदर। पारिस्थितिकी जो है वो एक वैज्ञानिक अध्ययन है। पारिस्थितिकी एक वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन। किसका वैज्ञानिक अध्ययन? जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी जीवधारी हैं, पादप हैं, उनके इंटरेक्शन का, ठीक है। इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ? अंतः निर्भरता, अंतः क्रियाएं, इस पर निर्भर करता है। और ये जो जीवधारी हम देख रहे हैं, ऑर्गेनिज्म की बात मैं जो कर रहा हूं आपसे, वो ऑर्गेनिज्म अपने भौतिक पर्यावरण के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, या फिर ऑर्गेनिज्म जो है वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो उनके आपस के इंटरेक्शन का भी साइंटिफिक स्टडी क्या हो? इकोलॉजी हो। अपने भौतिक पर्यावरण के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो भी क्या होगा? इकोलॉजी का पार्ट हो। जैसे मैंने बताया कि पादप जो हैं, प्लांट्स जो हैं, वो एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इंटरेक्ट करते हैं किससे? अबाइटिक कंपोनेंट से, अजैविक घटकों से। और इन अजैविक घटकों में कौन शामिल? उन अजैविक घटकों में शामिल है कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हो गया, मृदा में पाए जाने वाले मिनरल शामिल हो गए, मृदा हो गई, जल हो गया, सूर्य से आने वाला प्रकाश हो गया। यही जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है। तो ये परिस्थिति विज्ञान है। अब इकोलॉजी जो टर्म जो है, अगर मैं इसके बेसिक बात करूं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो दो वर्ड से मिलकर बना है, ओइकोस, जिसका मतलब होता है हाउस, घर, और लॉजी। और लॉजी का मतलब क्या है? साइंस या फिर स्टडी। तो घर का अध्ययन, जहां पर अगर मैं बात करूं, घर का मतलब आवास का अध्ययन, आवास का वैज्ञानिक अध्ययन या फिर आवास का विज्ञान परिस्थिति विज्ञान कहलाता है या पारिस्थितिकी कहलाता है। आवास कुछ भी हो सकता है। अगर मैं केवल और केवल फॉरेस्ट एरिया की बात करूं, तो फॉरेस्ट एरिया भी तो आवास है, बहुत सारे जीव जंतुओं के लिए, बहुत सारे पादपों के लिए। अब उन जीवधारियों के या फिर पादपों के बारे में जो मैं अध्ययन करूंगा, उसका जो साइंस होगा, वो इकोलॉजी कहलाएगा। या फिर सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी जो हमारा आवास है, उसमें प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सूक्ष्म जीव जंतु हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं। एक के बिना दूसरे का कोई वजूद नहीं है। अगर आप केवल और केवल खाद्य श्रृंखला से प्रोड्यूसर्स को हटाओगे, तो आगे का जो चेन है कंज्यूमर वाला, चाहे उसमें हर्बीवोर हो, साग का साग पक्षी हो, चाहे उसमें कार्निवोर हो, मांस पक्षी हो, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएंगे जब तक ये प्रोड्यूसर नहीं होगा। तो प्रोड्यूसर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अब इकोलॉजी वर्ड जो है, ये भी पूछा जाता है पेपर में। वो एक जर्मन जूलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकल, उन्होंने एक टर्म का यूज किया इकोलॉजी के लिए, ओइकोलॉजी।
1869 में, 1869 में। और इस स्टडी में उन्होंने वही इंटरेक्शन की बात की। किसकी इंटरेक्शन? जैविक घटकों के जैविक घटकों से इंटरेक्शन, मतलब बायोटिक कंपोनेंट के बायोटिक कंपोनेंट से इंटरेक्शन, बायोटिक कंपोनेंट का अबायोटिक कंपोनेंट से इंटरेक्शन। ये इंटरेक्शन पॉसिबल होगा, ठीक है। ये हम इकोलॉजी की बात कर रहे हैं इसमें। उम्मीद है कि आप बातों को समझ पा रहे होंगे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो पार्ट है हमारा वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को आप अच्छे से आपने पता है आपको इसके बारे में। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? इकोसिस्टम का मतलब होता है पारितंत्र। अब जैसे मैं आपको एक ब्रीफ एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उसको और आप समझेंगे तो आपके बेसिक कंसेप्ट समझ में आएगा इसका। कि मान लीजिए आप जिस घर में रह रहे हैं वो आपका आवास है, और उस घर में जो भी चीजें आप देखते हैं, चाहे वो सजीव हैं चाहे वो निर्जीव हैं, वो आपका क्या है? पर्यावरण है। जिससे आप चारों ओर से घिरे हुए हैं वो आपका पर्यावरण है। अब अगर मैं ये बात करूं कि पर्यावरण में जो जैविक और अजैविक घटक हैं वो आपस में क्रियात्मक रूप से, मतलब कैसे वो फंक्शन करते हैं, या फिर संरचनात्मक रूप से स्ट्रक्चरल फॉर्म में कैसे जुड़े हुए हैं, क्या फंक्शन है, क्या स्ट्रक्चर है पर्यावरण का, वो क्या है? पारितंत्र है। अब अगर मैं बोलूं कि एक वन की बात करूं, एक फॉरेस्ट की बात करूं, उस फॉरेस्ट में पाए जाने वाले पादप, जीव जंतु एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं, कैसे डिपेंडेंट हैं वो, तो उनकी डिपेंडेंसी का जो स्टडी होगा, उनकी डिपेंडेंसी की जो हम बात करेंगे कि कैसे डिपेंडेंट है, कैसे एनर्जी का फ्लो होता है, ठीक है, कैसे एक पोषक स्तर पर से दूसरे पोषक स्तर की ओर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जब हम इसको एक यूनिट की फॉर्म में पढ़ेंगे, फंक्शनल या स्ट्रक्चरल यूनिट की फॉर्म में पढ़ेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पारितंत्र बोलेंगे, इकोसिस्टम बोलेंगे। तो इकोसिस्टम को अगर एक लाइन में मुझे डिफाइन करना हो, एक डेफिनेशन की फॉर्म में अगर डिफाइन करना हो, तो बोलूंगा कि पारितंत्र जो है वो पर्यावरण की कार्यात्मक तथा प्रकार्यात्मक इकाई है या संरचनात्मक इकाई है, जिसके द्वारा जैविक घटकों का आपस में इंटरेक्शन कैसा होता है, कैसे होता है, और जो जैविक घटक हैं वो भौतिक पर्यावरण से अपने आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं उनसे कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे क्रियाएं करते हैं, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? पारितंत्र कहलाता है। अब अगर मैं बात करूं एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम की, एक वन पारितंत्र की बात करूंगा, तो एक फॉरेस्ट में क्या है? एक पर्टिकुलर एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, और इसके साथ साथ अबायोटिक कंपोनेंट। तो ये जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये आपस में कैसे एक दूसरे के साथ क्रियाएं करते हैं, या फिर ये अबायोटिक कंपोनेंट है, उनके साथ कैसे क्रियाएं करते हैं। इन क्रियाओं को ही हम क्या बोलेंगे? पारितंत्र बोलेंगे। इसीलिए जब हम पारितंत्र को पढ़ते हैं तो हम अलग अलग पारितंत्रों के प्रकार पढ़ते हैं कि जो स्थलीय पारितंत्र होगा उसकी क्रियाएं, उसकी प्रक्रियाएं या फिर उसकी संरचना अलग होगी जलीय पारितंत्र की अपेक्षा। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम
में भी काफ़ी सारे पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो ग्रासलैंड हो, ठीक है, और चाहे वो डेजर्ट हो। तो बनी का पारितंत्र अलग होगा, घास स्थल का पारितंत्र अलग होगा, और मरुस्थल का पारितंत्र अलग होगा। मतलब तीनों का पारितंत्र एक दूसरे से क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि उनकी क्रियाएं, इनकी संरचना क्या है, अलग अलग है। दूसरी बात यहां पर अब मैं बात करूं, पारितंत्र के घटक कौन कौन से हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जो पर्यावरण के घटक हैं, जो बायोस्फीयर में घटक हमने देखे, सजीव और निर्जीव, जैविक और अजैविक, बाह्य घटक किसके होंगे, पारितंत्र के होंगे, कोई पारितंत्र उससे अलग थोड़ी। तो पारितंत्रों की बात करें तो पारितंत्र के भी दो ही घटक होते हैं। एक तो होता है अबायोटिक कंपोनेंट जिसको बोलते हैं अजैविक घटक, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट जिसको बोलते हैं जैविक घटक। अबायोटिक कंपोनेंट में दो प्रकार के कंपोनेंट आप देखेंगे, एक तो है क्लाइमेटिक जिसको बोलेंगे हम जलवायु आधारित घटक या जलवायवीय घटक, और दूसरा है एडेफिक। एडेफिक का मतलब होता है मृदीय घटक। मृदा में पाए जाने वाले तत्व मृदीय घटक में आ जाएंगे। जलवायु में जो चीजें हम देखते हैं वो किस में आ जाएंगे, जलवायु घटकों में आ जाएंगे, क्लाइमेटिक फैक्टर में आ जाएंगे। अब इस क्लाइमेटिक फैक्टर में क्या है, रेनफॉल, वर्षण, वर्षा, लाइट, प्रकाश, प्रकाश के साथ साथ क्या है, तीसरा विंड, वायु, वायु के साथ साथ क्या है, तापमान। ये सारे के सारे कैसे घटक हैं, जलवायु के घटक, जिनके द्वारा जलवायु नियंत्रित होती है। और अगला घटक क्या है, एडेफिक, मृदी। तो मृदा में क्या है, मिट्टी तो है ही, सॉइल तो इसके एक पार्ट हो गई। सॉइल के साथ साथ क्या है, मिनरल्स है, खनिज है। मृदा में पाए जाने वाले खनिज, ठीक है। मृदा में पाए जाने वाले खनिज के अलावा टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है, स्थल हमारा एक जैसा नहीं है ना, कहीं पर क्या है, मैदान है, पठार है, कहीं पर फॉरेस्ट एरियाज है। ये सब क्या होंगे, टोपोग्राफी में आ जाएंगे, स्थलाकृति जिसको बोलते हैं। और दूसरी बात हम करेंगे इसमें, दूसरे प्रकार के कंपोनेंट कौन से हैं, तो दूसरे प्रकार के कंपोनेंट में क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट, अजैविक घटक, अजैविक सॉरी बायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक। अबायोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या है कि जितने भी सजीव हैं पृथ्वी पर, वो सारे के सारे क्या होंगे, बायोटिक कंपोनेंट होंगे। या अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम की बात करूं, तो एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में पाए जाने वाले जितने भी सजीव होंगे, उन सभी सजीवों को, उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अब क्या बोलेंगे, अब जैविक घटक बोलेंगे। और जैविक घटक को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला उत्पादक, प्रोड्यूसर जिसको बोलते हैं। दूसरा है कंज्यूमर, मतलब उपभोक्ता। ठीक है। और तीसरा है डिकम्पोजर, अब घटक। अब इसके पार्ट को अगर आप देखोगे, ठीक है, ब्रीफ फॉर्म में अगर मैं इसको देखूं तो उत्पादक ऑलवेज कैसे होंगे, ऑटोट्रॉफ होंगे, स्वपोषी होंगे। और उपभोक्ता क्योंकि उत्पादक पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए, वो कैसे होंगे, हेटरोट्रॉफ होंगे। और डिकम्पोजर की निर्भरता दोनों पे ही होती है, उत्पादकों पे भी और उपभोक्ताओं पे भी। क्योंकि वो क्या करते हैं, जो भी डेड पार्ट्स होते हैं उत्पादक के या उपभोक्ता के, जैसे मान लो कोई प्लांट डेड हो गया या फिर वृक्ष से पत्तियां गिरी और वो मिट्टी में चली गई,
और मिट्टी ने उसको जीवाश्म का रूप ले लिया मिट्टी में जाकर उसमें, तो जो मिट्टी में पाए जाने वाले इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो इसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं और उसी से वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और अगर आप प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्रोड्यूसर तो एक ही होगा, प्लांट्स, जिनको हम ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। और हेटरोट्रॉफ जो हैं विषमपोषी। विषमपोषी का मतलब क्या हुआ, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं या अपने भोजन के लिए उत्पादक या दूसरे उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं, उनको बोलते हैं विषमपोषी। और विषमपोषी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया कंज्यूमर को। एक होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, जिनको बोलते हैं हर्बीवोर। ठीक है, हर्बीवोर को आप बोल सकते हो शाक भक्षी, शाकाहारी। दूसरा होता है कार्निवोर, मांस भक्षी, शाक भक्षी, मांस भक्षी, आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। तीसरा होता है टर्सरी कंज्यूमर, जिसको हम बोलते हैं, अब ये फर्स्ट है प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकंड है, ये छोटे मांस भक्षी होते हैं, स्मॉल कार्निवोर। और तीसरा भी पार्ट मांस भक्षी का ही है, लेकिन ये बड़े मांस भक्षी होते हैं, थर्ड। बड़े मांस भक्षी को आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो एक प्लांट है, प्लांट के बाद अगर मैं देखूं तो कोई रैबिट है, खरगोश, खरगोश के बाद वॉल्फ है, वॉल्फ के बाद इससे भी बड़ा कोई लायन वगैरह, वॉल्फ का शिकार करते हैं। ठीक है, तो ये जो है, तो ये तो शाक भक्षी में आएगा रैबिट, लेकिन वॉल्फ जो होगा वो कार्निवोर होगा, बट स्मॉल कार्निवोर होगा। लाइन जो होगा वो लार्ज कार्निवोर होगा, बड़ा, क्योंकि वो कार्निवोर से एनर्जी क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। और अगला जो फोर्थ टर्म है, जिसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी कंज्यूमर, और क्वाटरनरी कंज्यूमर को एक वर्ड दिया गया है चतुर्थक। अगर हम बात करें उपभोक्ता की, तो इसके साथ साथ ही आ जाएगा ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स का मतलब होता है सर्वाहारी, जो शाक और मांस दोनों से ही अपनी ऊर्जा की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि अवेलेबिलिटी, जिस प्रकार की उपलब्धता उसी प्रकार से ये क्या करते हैं, अपनी चीजों को कंज्यूम करते हैं। ठीक, तो आप लोगों से मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास कुछ समझ में आई होगी, और आगे का जो लेक्चर है हमारा, उसमें इको सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में, फूड चेन के बारे में, एनर्जी फ्लो इन इको सिस्टम, इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करूँगा कि हम जब मिले नेक्स्ट टाइम तो हम लाइव सेशन में हो, जिससे आप लोग अपने डाउट भी क्लियर कर पाएँ साथ के साथ ही। और ये भी उम्मीद मुझे रहेगी कि आज मैंने जो आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए हैं, उन कॉन्सेप्ट को आप दोबारा भी क्या करोगे, इस वीडियो को देख के रिवाइज करोगे, समझने की कोशिश करोगे। और अगर कोई भी टर्म आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जाके क्या कर सकते हो, कमेंट से मुझे पूछ सकते हो। मैं ग्रुप में उसका आंसर भी आपको क्या करूँगा, भेज दूँगा। पर्सनली भी मैं आपसे बात कर लूँगा इस बारे में। ठीक है, तो आप सारे लोग अपनी स्टडी को एक प्रॉपर फॉर्म में जारी रखें। मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोग को कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है आप लोगों को। ठीक है, इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके।